नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आम मत इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का चर्चाए मुद्दा में हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कोरोना वायरस को लेकर। राजस्थान में जिस तरीके के हालात कोरोना वायरस को लेकर के हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है, विपक्ष किस तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली को देख रहा है, सरकारी महकमा यानी कि चिकित्सा विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर 3 खास मेहमान मौजूद हैं और एक-एक करके मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं, एमबीबीएस एमएस। डॉक्टर राजेश गुप्ता, बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ चोमू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक श्री रामलाल शर्मा जी भी मौजूद हैं। रामलाल जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जयपुर शहर कांग्रेस के महासचिव जय वशिष्ठ जी भी हैं। जय जी, आपका भी बहुत-बहुत, और साथ ही आम मत इंडिया के संपादक पुलकित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों को कुछ आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। ये आंकड़े दर्शकों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि आंकड़े इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आपको बता दें कि जो लास्ट अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है, जो राजस्थान सरकार है, 19 सितंबर 2020 सुबह शाम को 6 बजे का ये अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल सैंपल अब तक स्टेट में जो कलेक्ट हुए हैं वो अब तक 28,26,262 है। नेगेटिव जो इसमें केस आए हैं, जो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी टोटल संख्या है 27,09,269। तो पॉजिटिव केस बनते हैं 1,13,124। इसमें से जो लोग ठीक हो गए होम क्वारंटीन में या फिर कहें हॉस्पिटल से वापस 14 दिन बाद वापस लौट आए सही सलामत, उनकी संख्या 93,805 है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े आपके सामने आए, इससे आप समझ सकते हैं प्रदेश में क्या स्थिति कोरोना की बनी हुई है। और मौत के आंकड़े हैं वो भी 1,322 से ऊपर निकल चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से जय जी आपसे, सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में धारा 21 लगा दी कोरोना के चलते कि कोरोना की स्थिति भयावह ना हो, और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी अब पाबंदी रहेगी 31 अक्टूबर तक। सरकार क्या तय नहीं कर पा रही है कि लॉकडाउन में जाना है या किस तरीके के लॉकडाउन में जाना है? कभी खोल रहे हैं, कभी कुछ सख्ती कर रहे हैं, और साथ में ऊपर अब तो पंचायतों के चुनाव भी आपके सर के ऊपर आ गए। कैसे डील करेंगे कोरोना से, कैसे डील करेगी सरकार? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, दूरदर्शी है। आपने देखा ही होगा, आज तो 144 धारा भी उन्होंने लगाई है। वो इस गंभीरता को जानते हैं कि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, राजस्थान की स्थिति देख के तो और राज्यों से बहुत स्थिति आज सही है। राजस्थान की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, डेथ रेट बहुत कम है, और मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि भाई 144 धारा लगाई जाए, उसके बाद की कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में आएगी, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन देखिए, अब धारा 144 तो लगा दी 11 जिलों में, लेकिन सवाल ये है, इसमें रामलाल जी से मैं इस पे जवाब चाहूंगा, वो मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रामलाल जी, आप तो साथी भी हैं, आप के हनुमान बेनीवाल जी फिर कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, नाराजगी भी जाहिर की। जो स्थिति प्रदेश में अभी बनी हुई है, बहुत भयावह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से अब लगातार आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। सरकार के प्रयासों को किस तरीके से विपक्ष देख रहा है इस प्रदेश में? देखिए चेतन जी, सबसे पहले तो जब कोरोना का प्रवेश हिंदुस्तान के अंदर हुआ था और जब पहला झुंझुनू के अंदर मरीज कोरोना का भीलवाड़ा और झुंझुनू के अंदर पाए गए थे, उसमें विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो उस समय विधानसभा का सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह जी कटारिया ने खड़े होकर ये कहा था कि इस कोरोना की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे। और इसके लिए सरकार को जो भी वैकल्पिक कदम उठाने हैं, सरकार को जो भी निर्णय लेने हैं, सरकार को जो भी कानून बनाना है, अध्यादेश बनाना है, एक एडवाइजरी जारी करनी है, जो कुछ करना है सरकार करें, हम उसके अंदर सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं करेगा। फिर उसके बाद में झुंझुनू और भीलवाड़ा के अंदर कोरोना के जो मरीज पाए गए, तो वहां पर सरकार ने जो एहतियात के तौर पे कदम उठाए, वहां कर्फ्यू भी लगाया गया, वहां सैनिटाइज भी कराया गया, वहां पुलिस फोर्स भी लगाई गई, बैरिकेड भी लगाए गए, मरीजों को टोटली वहां पर
हॉस्पिटलों में एडमिट भी कराए गए, उनको क्वारंटाइन भी कराया गया। ये सरकार ने एहतियात के तौर पे कदम उठाने का काम किया। अब ये तो है कोरोना की फर्स्ट स्टेज। अब उसके बाद में आप सेकंड स्टेज के ऊपर जाइए, जो वर्तमान हालात के अंदर है। आज आपको पता होगा कि जहां कहीं भी कोरोना के मरीज सैंपलिंग के दौरान पाए जाते हैं, वो उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार होम क्वारंटाइन करने का काम करती है। भैया घर के ऊपर रहो, घर के अंदर एक कागज देंगे, चिपका देंगे या कोरोना का मरीज है और घर पे रहो। उनके लिए कोई सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है, कोई वहां बैरिकेड लगा के, कर्फ्यू लगा के पुलिस वाले खड़े करने का कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार के संसाधन समाप्त हो चुके हैं। और आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से डॉक्टर दिनेश जिंदल की मौत हुई, अखबारों ने, मीडिया ने के अंदर उसके अंदर लिखा कि इतने वर्षों तक सरकारी सेवा में रहने के उपरांत उनको सरकार की वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा पाई, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ा। आज अजमेर के अंदर खबर आई है कि एक पुलिस कर्मचारी जो कोरोना के लिए लड़ाई, एक वॉरियर्स के रूप में लड़ाई लड़ रहा था, उसको भी सरकार वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। मेरा सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि आज कोरोना की भयावह स्थिति बन चुकी है और यदि अब इसको हम लापरवाही के रूप में या इसको सीरियस नहीं लेंगे तो आप मान के चलना इसके गंभीर परिणाम हम सबको भुगतने पड़ेंगे। इसमें मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल है वो मैं बात कर रहा हूं। अब मैं उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से घटित हुआ है। मेरी विधानसभा का एक गिरधारीलाल कुमावत जब कोरोना पॉजिटिव आया और जब उनके परिजनों ने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि साहब इनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे भी व्यवस्था कराइए। मैंने RUHS के अंदर फोन किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। महात्मा गांधी में फोन किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर मणिपाल के अंदर मैंने कॉल किया, वहां हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर चांदवानी को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत भिजवा दें, हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर की सुविधा है CKS हॉस्पिटल में। उस पेशेंट को जब CKS हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो मैं भी वहां चला गया और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। वहां के डॉक्टर ने जो मेरे से अपने जानकारी साझा की, उस आधार पे मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं साहब आपने अमेरिका के वीडियो देखे होंगे, आपने इटली के वीडियो देखे होंगे कि हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं है, फैसिलिटी नहीं है और मरीज सड़क के ऊपर दम तोड़ रहा है। ये आने वाले समय में अगर हमने संसाधन नहीं जुटाए तो ये स्थिति राजस्थान के अंदर भी आने वाली है, इसमें कहीं कोई आशंका नहीं है। और आज वो स्थिति आने लगी है धीरे धीरे कि आज सरकार के बेड समाप्त हो चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों के बेड समाप्त हो चुके हैं। अब सरकार के पास सिर्फ एक ही आधार बचता है कि इनको ज्यादा हॉस्पिटलाइज मत करो, घर के अंदर ही क्वारंटाइन करो, वहां अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करो। बाकी जितने मरीज आ रहे हैं उनको इन्होंने कहा था RUHS में हमारे पास 3000 बेड है, इतने बेड है, वो सारे इनके दवाई फेल हो चुके हैं। वापस आएंगे रामलाल जी। जय वशिष्ठ जी, बेहद गंभीर बातें यहाँ पर रखी हैं आपके विपक्षी साथी रामलाल जी ने। क्या कहेंगे? संसाधनों की कमी तो है, खबरें लगातार आ रही है मीडिया में छन छन के कि कहीं वेंटिलेटर की दिक्कत आ रही है, तो कहीं सुविधाएं नहीं है, तो कहीं अस्पताल में बिजली कट रही है। पुलकित जी भी इसके बारे में आपको विस्तृत तो बताएंगे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन क्या वाकई में संसाधनों को लेकर के सरकार आश्वस्त है, और अगर नहीं है तो फिर कब तक व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी अगर स्थिति काबू से बाहर जाती है? देखिए RUHS के अलावा आप जयपुर को देख लीजिए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको सरकार ने दिशा निर्देश दे चुकी है कि वह उनको बेड की उपलब्ध कराएंगी, बेड भी उपलब्ध कराएंगी, सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगी। विपक्ष का तो काम ही है हमेशा टांग खींचना। आपने देखा होगा विपक्ष का काम ही केवल रहा है खींचना टांग। अभी तो रामलाल जी कह रहे थे हमारे विधायक महोदय कि हम विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे, लेकिन आप जब भी देख लीजिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सारी सुविधाएं जो जरूरतमंदों को देनी थी वो सारी दी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? केवल टांग खींचने का काम किया और कुछ भी नहीं करा उन्होंने। अगर कोई सुविधा अगर सरकार के द्वारा दी गई है तो उसको एक वीडियो में लेके वायरल किया गया है कि हमारे पास ये नहीं पहुंच रहा, हमारे पास ये नहीं पहुंच रहा। यहाँ तक कि जितने भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, MLA हैं, जो भी, उन्होंने सब लोगों ने पूरी तरह मदद की है, लेकिन बीजेपी ने केवल किया टांग खींचने का काम हर चीज में। आज आप देखिए विपक्ष तो आपको जो कमियां रह गई हैं, विपक्ष का काम तो यही है ना कि वो आपको कमियों का आपको बताए और उन कमियों का आप वक्त रहता पूरा कर। अभी तो विधायक मोदी देखिए अभी विधायक महोदय ने कहा था हम साथ देंगे, लेकिन साथ देने का काम नहीं करते हैं, ये केवल टांग खींचने का काम करते हैं। आपने देखा होगा शुरू से अब तक में इन्होंने केवल टांग खींचने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये लोग। चलिए पुलकित जी, आपसे समझने के चाहेंगे
चाहेंगे जो आंकड़े अभी सामने आए हैं, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, क्या लग रहा है कि क्या स्थिति काबू में है या स्थिति काबू से बाहर जा सकती है? चेतन जी, देखिए, मैं इन खबरों के ऊपर तब से काम करने लगा था जब इंडिया के अंदर हल्की से आहट हुई थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, 30 जनवरी को पहला केस हमारे इंडिया के अंदर मिला था और जो पहली थी वो 12 मार्च को हुई थी हमारे इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करते ना, तो 5 अप्रैल से राजस्थान में जांचें होना स्टार्ट हुई, ठीक, 5 से लेकर के और 30 अप्रैल तक। इसके अंदर 1 लाख हुई थी, यानी कि 25 दिन के अंदर हमने बहुत अच्छी करा और 30 मतलब 1 लाख जांच 25 दिन के अंदर करा डाली। लेकिन धीरे धीरे अगर आप गौर करेंगे ना, तो ये सब चीजें कम होने लग गई। दिक्कत यहाँ थी कि इस चीज को समझा ही नहीं कोई भी। सरकार को चाहिए था कि जांचों के साथ साथ में वो और भी चीजें कारगर रूप से करे, लेकिन न जाने क्यों वो कर नहीं। उधर अब ये बात कर रहे हैं विपक्ष की कि विपक्ष ने ऐसा किया, विपक्ष ने वैसा किया। तो सिंपल सी बात यह है कि विपक्ष हमेशा पक्ष के ऊपर उंगली उठाने के लिए ही होता है। अगर विपक्ष उंगली नहीं उठाएगा तो मेरे हिसाब से पक्ष वो काम नहीं करेगा। रामलाल जी कह रहे थे कि अभी तो अगर रामलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप RUHS की बात कर रहे थे, तो यही हालात पूरे राजस्थान के अंदर है। हम दिक्कत यही दिक्कत हो रही है कि ना तो विपक्ष ने इसके ऊपर ठीक से ध्यान दिया कि साथ में मिलकर के और चीजों को सॉल्यूशन निकाला जा सकता था तो निकालते, लेकिन ना विपक्ष ने कोई काम किया इस मामले को लेकर के और ना ही सत्ता पक्ष ने काम किया। आज की डेट में अभी तक मात्र 28 लाख जांच हुई है, जबकि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है 7 करोड़ है। तो जय जी, आपकी जो सरकार है मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। कहाँ 7 करोड़, कहाँ 28 लाख। आप ये देखिए, प्राइवेट में भी अभी प्राइवेट में भी आप देखिए 1200 रुपए कर दिए, 2200। आप देखिए जांच के लिए। हेलो डॉक्टर राजेश से हम चर्चा कर लेते हैं, मेडिकल की जानकारी निकाल लेते हैं, वापस हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर राजेश, जो हालात कोरोना को लेकर के हैं, एक तो वायरस को कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वायरस का जो लगातार फॉर्म है वो भी बदल रहा है। नया वायरस है ये, न्यू वायरस। कभी वो मास्क को बहुत सुरक्षित बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मास्क बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। कोई दवाई भी नहीं है ऐसी जो अभी पुख्ता इसको रोक पाए। तो कोशिशें की जा रही हैं अलग अलग बीमारियों की दवाइयों को एक तरीके से वो प्रयोग की तरह ही, अगर उसको आम भाषा में कहा जाए। क्या आपको उम्मीद लग रही है? एक तो ट्रीटमेंट को लेकर के मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या ट्रीटमेंट ठीक मिल रहा है जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या जो मौजूदा हाल में दवाइयां दी जा रही हैं? जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उनको ट्रीटमेंट तो ठीक ही मिलता है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर बेड ही अवेलेबल नहीं होंगे तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे? जैसे मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल की हमारे 70 बेड्स में से व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग कोरोना, तो हमारे 3 दिन में ही 61 बेड्स कोरोना पेशेंट से भर गए। नॉर्मल पेशेंट सब गायब हो गए। तो एक तो उनका पार्ट है। उसके बाद में हमें मना करना पड़ा, हमारे पास जगह ही नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। तो रिफ्यूजल बहुत हाई हो गया हमारे पास में। हम क्या कर सकते हैं? इसमें बताइए, आप पेशेंट कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर का या राजस्थान गई, विच इज नॉन कोविड, जबकि मेरे ख्याल से सबसे पहले उसी को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करना चाहिए था, जहाँ 2000 बेड तुरंत अवेलेबल हो सकते थे, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली को किया गया। सबसे अच्छी फैसिलिटी, सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट वहीं पर ही अवेलेबल है जो जनता के लिए वास्तव में सही काम कर सकते हैं। जहां तक मेडिसिन का पार्ट है, तो जो मेडिसिन अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है सब मिलाकर के टोटल 40% ज्यादा क्योर रेट नहीं है उनकी। रेमडेसिविर है या फेविफ्लू है या एजिथ्रोमाइसिन है, उनकी 40% ज्यादा क्योर रेट नहीं है। क्योर भी हो जाता है पेशेंट तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट काफी हाई है आज की डेट में। एक बड़ी दिक्कत है, पीछे कम से कम बरसों तक उसको परेशानी झेलनी पड़ी। तो हमारे पास एक ही मुद्दा बचता है कि हम इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के हमारे पास एक ही मेथड है, मास्क यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब बाजार में आप निकलिए, सड़क पे जाइए, आपको ना तो मास्क पहने लोग मिलेंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। ठेलों पे खड़े होकर 5-5 लोग खा रहे होंगे एक साथ, कोई मास्क नहीं पहना होगा, तो कैसे अपन रोकेंगे? गवर्नमेंट के पास एक अधिकार है कि वो चालान करके इनको पाबंद कर सके, लेकिन मैंने अभी तक किसी को भी
चालान लगाते नहीं देखा इन सब के ऊपर। अगर हम 500,000 रात में भी एक अच्छा सा चालान लगा सकें तो बाकी की जयपुर की जनता तो एकदम सीधी हो जाएगी। जयपुर की जनता में ये शराफत है आज भी कि कानून मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनको कानून भी डंडे से ही माना जाता है, वैसे नहीं मानते लोग। तो सरकार ने तो सबको अपने भरोसे छोड़ दिया कि भी हमने तो बता दिया आप करो, लेकिन पालना कराना तो सरकार का ही काम है ना, वो कराएं। दूसरी जो है एजुकेशन पार्ट तो जीरो है। आप बताइए कितना एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है कोरोना वायरस के लिए? मैं तो नहीं देखता, टीवी पे थोड़ा सा ऐड आ जाता है, कुछ नहीं इसके अलावा। कोई मंत्री नहीं बोलता, कोई एमएलए नहीं बोलते, जबकि ये चाहें तो खूब अपनी बातें सबके सामने रखे तो इनकी बातें सुनी जाएंगी, जनता भी सुनेगी, इनके फॉलोअर्स भी सुनेंगे, जिससे कि हम वास्तव में इस बीमारी को रोक सकें। वरना हम महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले फेज में जाने वाले हैं, फिर कोई नहीं बचा सकता। हमारी फैसिलिटी भी महाराष्ट्र जैसी नहीं है, तमिलनाडु जैसी नहीं है, वो मेडिकली बहुत एडवांस सेंटर्स हैं, हम तो बहुत बैकवर्ड है उनके मुकाबले। बिल्कुल सही बात है। ठीक है डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रामलाल जी, जो अभी बात डॉक्टर राजेश ने कही को लेकर के, लगातार मीडिया भी खबरें दिखा रहा है जहां पर कमी है। सरकार तो कोशिश कर ही रही है अपनी तरफ से, फिर भी लगातार फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया और जो कोरोना की जांच है जो अब तक 2200 रुपए में हो रही थी, उसे हटा करके उन्होंने 1200 रुपए में कर दिया है। क्या इस फैसले से एक तो क्या आपको उम्मीद है कि आम आदमी को राहत मिलेगी? दूसरा, विपक्ष का एक अहम साथी होने के नाते अब आपको क्या लग रहा है, सरकार को सबसे पहले क्या कार्रवाई करनी होगी कि कम से कम जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, जयपुर, अलवर और अजमेर, खासतौर पर मैं 3 जिलों की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ किस प्रकार से काबू पाया जाए? कुछ विपक्ष के तौर पर आप देखिए चेतन जी, सबसे पहले तो ये कि जो निजी चिकित्सालय हैं, वो निजी चिकित्सालय भी सेवा करने के लिए तैयार है, वो कहीं इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम निजी चिकित्सालयों के साथ बैठ के सरकार बातचीत तो करे। अब निजी चिकित्सालयों का खर्चा आ रहा है कि 500 रुपए का खर्चा आ रहा है और सरकार कह रही है नहीं साहब 250 से ज्यादा तुम ले नहीं सकते। एक तरफ आप उनको 250 से ज्यादा आप ले नहीं सकते, वो कह रहे हैं साहब 500 रुपए तो हमारा खुद का खर्चा आ रहा है, तो फिर हम हॉस्पिटल में क्यों चलाएंगे? तो एक तो ये सरकार को इन निजी चिकित्सालयों के साथ बैठ के इनकी समस्याओं को सुनकर उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज निजी चिकित्सालयों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज निजी चिकित्सालय, अगर हम भी इनसे बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं भाई आप वेंटिलेटर क्यों नहीं बढ़ाते? वो कहते हैं साहब वेंटिलेटर की कॉस्ट 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की कॉस्ट आ रही है, और वेंटिलेटर स्थायी नहीं है कि आप बाद में भी काम आते रहेंगे। ये तो एक बीमारी है, इस समय वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, या तो सरकार खरीदे वेंटिलेटर और इन निजी चिकित्सालयों को वेंटिलेटर रेंट के ऊपर दे कि आप तो वेंटिलेटर लगाओ, किराए के ऊपर लगाओ, और आपको किराया पे करने के बाद आप वापस सरकार को जमा करा देना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि सरकार को वेंटिलेटर के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि निजी चिकित्सालय उसका सब्सिडी के बहाने कम से कम वो खरीद के अपने हॉस्पिटलों के अंदर लगा के जनता को बचाने का काम तो करें। लेकिन आप मान के चले चेतन जी, अभी मेरे मित्र कांग्रेस के जय वशिष्ठ जी ने कहा कि साहब बीजेपी का तो काम ही आलोचना करना। अरे भैया, बीजेपी का काम आलोचना नहीं करना है, बीजेपी का काम तो आपको सही दिशा दिखाना है। अब आप खुद अपने उलझनों में फंसे हुए हो, आप खुद लड़ाई लड़ रहे हो, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो, मेरे को डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, मेरे चाहने वालों को डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, आप 1 महीने तक क्वारंटाइन खुद सरकार रह रही है, तो आप जनता को कहाँ बचाने का काम करोगे? सबसे पहले तो आप अपने अंदरूनी झगड़े मिटाकर जनता की सुध लो, नहीं तो ये विस्फोटक स्थिति आ चुकी है। आने वाले समय में कोई जनता जिसके परिवार के अंदर कोई ट्रेजेडी घटित होती है, उस परिवार जानता है जो मुखिया कमाने वाला चला जाता है, उस परिवार के ऊपर कौन संभालता है उसको। 12 दिन के लिए तो हमारी सामाजिक मर्यादा है, सब उसके घर जाके सांत्वना देकर आ जाएंगे, लेकिन बाद में उस परिवार को कोई संभालने वाला नहीं। मैं चाहूंगा कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की आवश्यकता सिर्फ इस नाते है, आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाओ, ये संभव नहीं है। जय वशिष्ठ जी, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी, वक्त कम है। मैं सर आपके इस मंच के माध्यम से जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वह सरकार और प्रशासन के द्वारा जो भी नियम निकाले जाते हैं उनको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं भी यही कहना चाहूंगा जो जय वशिष्ठ और रामलाल जी ने बोला है, मैं इनसे पूरा एग्री करता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और लोगों से मिलना जुलना बंद, ये नहीं करेंगे तो हम फंसेंगे। मैं हॉस्पिटल्स में देखता हूँ ना बेड्स अवेलेबल है ना ऑक्सीजन अवेलेबल है। आप समझिए ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, 25-30 हजार रुपए रोज का खर्चा है, गरीब आदमी कहाँ से करेगा? आप सोचिए, सरकार नहीं देती पैसा कुछ भी। इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होती, रेमडेसिविर के डुप्लीकेट बाजार के अंदर आ जाते हैं जो 2000 में मिलते हैं लेकिन इफेक्टिव ही नहीं है, वो तो रोका नहीं जा रहा सरकार से। ये सब तो करना ही पड़ेगा ना साहब, ये सब कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है, कुछ पॉलिटिशियन को करनी है, कुछ हमको करनी है हेल्थ, और कुछ जनता को। चारों मिलकर लड़ सकते हैं, वरना नहीं।
पुलकित जी, फाइनल कमेंट। सर, हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें हमने कोरोना की बात करनी चाहिए थी कि कोरोना जिम्मेदार आसानी बढ़ते हुए मामलों का, तो जैसे कि मुझे और डॉक्टर साहब ने बताया, जय जी ने बताया, रामलाल जी ने बताया, यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं लोग खुद जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं, यानी कि चाहे वो रामलाल जी हैं या फिर, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते थे कि आप दूर रहिए, शायद हम कहीं ना कहीं फेल हो गए। शासन के साथ में आम जनता के जो प्रतिनिधि फेल हुए। तो अब जनता को खुद को समझना पड़ेगा कि अपना जो हाथ है, अपने हाथ ही आपकी अपनी सुरक्षा है। अपने आप को बचा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो भी नियम गाइडलाइन जो WHO या ICMR जो जारी कर रहा है उसके ऊपर गौर से उनको देखें और गौर से ही उसका पालन करें। अन्यथा नो डाउट कि ये स्प्रेड करेगा, कम्युनिटी स्प्रेड मेरे हिसाब से हो चुका है जहां तक मैं देखता आ रहा हूँ। क्योंकि जयपुर के अंदर अगर हम बात करेंगे, जयपुर में ये अब आउटर इलाके में फैल रहा है, ना कि वॉल सिटी के अंदर। वॉल सिटी में बहुत कम हो गया, लेकिन अब आउटर में फैल रहा है, यानी कि कम्युनिटी बढ़ चुका है। तो इसलिए सिर्फ अपने आप ही ध्यान रखना पड़ेगा और कोई रीजन नहीं है, और उस तरीका नहीं है इससे बचना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, रामलाल जी, जय वशिष्ठ जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता और पुलकित जी, वक्त निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए। दर्शकों से यही कहेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत जरूरी हो तो अभी घर से बाहर निकलें, और किसी भी तरह की मदद अगर आपको सरकार से चाहिए, जो सुविधाएं दी हुई हैं और आपके पास जानकारी नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट पर जाकर के आप ये तमाम जानकारियां आप वहां से ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।